चलिए हेडलाइंस के बाद खबरों को देखते हैं। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां बुधवार को बाइक सवार 3 बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने किच्छा के मुख्य बाजार से दुकान बंद कर अपने घर जा रहे एक व्यापारी से तमंचे के बल पर 4 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। बाइक सवार 3 बदमाशों ने किच्छा के आवास विकास कॉलोनी में व्यापारी राम अवतार अग्रवाल को पहले तो बाइक से टक्कर मारकर गिरा दिया और बाद में तमंचे के बल पर पैसे लूट लिए। फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। लगभग 8:30 बजे हमने दुकान बंद करी। उसके बाद मैंने कुछ कॉर्नर पे फल खरीदे। उसके बाद मैं आवास विकास में अपने घर की तरफ आ रहा था तो मोड़ पे आवास विकास मोड़ पे पीछे से मोटरसाइकिलें 3 मोटरसाइकिलें आई और मुझे तीनों तरफ से घेर के और मुझे गिरा दिया धक्का दे के और तमंचा निकाल के मुझे एकदम बोले मार, इसको मार दो। तो मैंने कहा भैया मुझे क्यों मार रहे हो, पैसे रखे ले जाओ। फिर पैसे की तरफ भागे, बैग लूट के ले गए। कितना पैसा था लगभग बैग में? लगभग 4.5 लाख रुपए लगभग था। खबर श्रीनगर गढ़वाल से, जहां गुलदार का आतंक बना हुआ है। यहां आबादी वाले इलाकों में अक्सर गुलदार पहुंचते हैं। इस बीच आज बद्रीनाथ हाईवे पर मौजूद एक होटल में गुलदार पहुंचा। होटल में मौजूद कुत्ते पर गुलदार ने पहले हमला किया। हालांकि होटल कर्मियों के वहां पहुंचने पर गुलदार भाग गया। ये गुलदार पहले भी आसपास के इलाकों में देखा गया था, जिससे लोगों में काफी दहशत बनी हुई है। गुलदार के बाद बात भालू की कर लेते हैं। कॉर्बेट पार्क से लगे पौड़ी के तिमारी गांव में एक भालू गौशाला में घुस गया। यह हिमालयन ब्लैक बियर वहां से निकल नहीं पा रहा था और इसके बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम ने भालू को ट्रैंकुलाइज करके वहां से निकाला। फिलहाल भालू का इलाज किया जा रहा है। गांव में एक परिवार में घर के अंदर एक भालू फंस गया था और उसके निकलने के चांसेस काफ़ी कम थे। तो लैंसडाउन वन प्रभाग की टीम एवं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो वेटनरी टीम है उनके साथ एक जॉइंट ऑपरेशन करके वहां पर उस भालू को रेस्क्यू किया गया है। उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग ने प्रदेश की कॉमन सर्विस सेंटर पर बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से ऐसे सर्विस सेंटर निरस्त कर दिए गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों को एक छत के नीचे ई डिस्ट्रिक्ट के जरिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन लंबे समय से यहां भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थीं। अब जांच के बाद 77 सेंटर रद्द कर दिए गए हैं। अनेक एप्लीकेंट्स ने ये कहा कि सर हमसे 200 रुपए लिए गए, 500 रुपए लिए गए, 1000 रुपए लिए गए, 2000 रुपए तक के लिए गए। तो ऐसे एप्लीकेंट्स जिनका ओवर चार्जिंग हुई तो सीएससी केंद्रों से, उन सीएससी केंद्रों की सूची जिलाधिकारियों से हमने अपने कोर्ट में हियरिंग्स में ये डायरेक्शन दिए। तो वहां से वो फिर आईटीडीए पे गई और आईटीडीए के लेवल से वो 77 केंद्र निरस्त हुए। एनआईसी ने ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को बनाया, जिसके बाद देहरादून में मौजूद आईटी सेंटर को इसके संचालन और सुपरविजन का जिम्मा दिया गया। अब 77 सेंटर्स पर कार्रवाई के बाद आगे भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और हम एनआईसी और आईटीडीए के साथ अलग से बैठक कर रहे हैं कि भाई आप अपने सिस्टम को भी जरा सुधारिए, कि ऐसा बने कि उसमें ऑटोमेटिकली डीएम साहब को भी वहाँ पता चले कि कितना पेंडेंसी है, वो ठीक से पता नहीं चल पा रही है। एफवीओ इन सेंटर्स को डीएम के संपर्क में रहकर जनता के लिए काम कराना है। एफवीओ इन सेंटर्स को डीएम के संपर्क में रहकर जनता के लिए काम करना था, मगर भ्रष्टाचार में डूबकर पैसों की बर्बादी हो रही थी, जिस पर बड़ी चोट हुई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए आसिफ की रिपोर्ट। चलिए खबर का रुख करते हैं उधम सिंह नगर से, जहां बुधवार को बाइक सवार 3 बेखौफ बदमाशों ने जो है बड़ी वारदात को अंजाम दिया था।
तो फिर उधर आयकर विभाग की कई टीमों ने बीते 27 नवंबर को काशीपुर के मुख्य बाजार में मौजूद कश्मीर क्लॉथ हाउस, हंस प्रयाग और टंडन इलेक्ट्रिकल स्टोर में छापा मारा। काशीपुर के संयुक्त आयुक्त आयकर ने बताया कि काशीपुर के जिन 4 प्रतिष्ठानों में आयकर विभाग की टीमों ने छापा मारा था, उन 4 प्रतिष्ठानों में जांच के बाद 2 करोड़ रुपए के आयकर चोरी का मामला सामने आया है। लगभग 2 करोड़ के करीब का अभी तक अनडिस्क्लोज्ड इनकम का एक सामने आया है, जिसके ऊपर कुछ दिनों में जो व्यवसायी हैं कुछ वो अपना टैक्स भी ऑफर करेंगे। और अच्छी बात है अगर अपनी कोई त्रुटियों को दूर करता है और अपना उसके पास वक्त भी है और टाइम भी है, क्योंकि करंट चालू वर्ष है। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद अब राज्य बीजेपी सभी परिणामों की समीक्षा करने जा रही है, लेकिन इस समीक्षा बैठक से पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बयान दिया और ये साफ कर दिया कि संगठन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। राज्य में हुए निकाय चुनाव में भले ही बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन पार्टी फिर भी निकाय चुनाव की समीक्षा करने जा रही है। यही नहीं, निकाय चुनाव में बीजेपी के खिलाफ काम करने वाली पार्टी के लोगों के लिए संगठन सख्त हो गया है, क्योंकि बड़े नेताओं की कई सीटों पर बीजेपी को हार मिली है। अब हार और जीत दोनों ही सीटों का मंथन होगा। नगर पंचायत से लेकर नगर निगम तक सारी जगह उसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा करने से अपनी कमियों का भी आभास होता है और हम क्या बेहतर कर सकते थे उसका भी आभास होता है। इसलिए ये हमने उनको ये ड्यूटी दी है, वो उसकी तिथि निकालेंगे हम लोग। अभी बीजेपी संगठन सीटों की समीक्षा की बात कर रहा है तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह ने साफ कर दिया है कि कोटद्वार में हार की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, क्योंकि टिकट उनसे पूछकर नहीं दिया गया। मैं सोचता हूँ कि कोटद्वार में पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री वहाँ हैं, प्रदेश के अध्यक्ष अजय भट्ट जी वहाँ हैं, प्रदेश के प्रभारी श्याम जाजू जी वहाँ हैं, विजय भवना जी वहाँ हैं, सतपाल महाराज जी वहाँ हैं, ऋतु खंडूर जी वहाँ आई, मैं स्वयं वहाँ था। उसके बावजूद हार हो गई, ये पचा नहीं पा रहे हैं वो लोग। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कई बार निर्णय सिर्फ हरक सिंह को ही लेना होता तो मैं 100% जीत के दिखाता। अब भले ही कई तरह से डैमेज कंट्रोल भी हो रहा है, लेकिन सच तो यही है कि ये सिर्फ चिंगारी है और आग अभी आगे है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। तो समीक्षा का दौर जो है वो शुरू हो गया है। वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी समीक्षा की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए चुनावी नतीजे बहुत सुखद तो नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी के नेता समीक्षा की डिमांड कर रहे हैं और इनमें वो बड़े नेता हैं जिनकी साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। नहीं, समीक्षा तो होगी, देहरादून होगी, यहाँ नहीं होगी। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ समीक्षा होगी और किन लोगों ने भीतरघात किया इसकी भी समीक्षा होगी। अगर समीक्षा होती है तो इसके बाद कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, पर सवाल ये है कि जिन हालातों में इस समय कांग्रेस है, वहां पर बड़े पैमाने पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। हमने 2 मेयर जीते हैं, नगर पालिका में हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं, पंचायतों में हम पीछे रहे हैं। लेकिन जो अभी तक आप लोग इस बात को कह रहे थे कि निर्दलीय जो है, जो सभासद हैं, पार्षद है, उनका जो उसमें बहुमत है, लेकिन मैंने पूरे प्रदेश से जो आंकड़े मंगाए हैं उस आंकड़ों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि चाहे सभासद हो चाहे पार्षद हो, उसमें कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है। हम समीक्षा करेंगे, हम जहां हारे हैं, क्यों हारे, क्या हमसे कमी रह गई, क्या वजह रही, उस पर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसके बाद तदनुसार निर्णय लेंगे। फिलहाल कांग्रेस के लिए ये तसल्ली देने वाली बात है कि निगम और निकाय चुनावों में उसका सम्मान बचा लिया है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों की चुनौती से पहले रिस्क लेना उसके लिए क्या फायदेमंद होगा? रॉबिन सिंह, न्यूज़ 18, देहरादून। प्रदेश का पशुपालन विभाग 1 दिसंबर से 2 दिवसीय पशुपालन मेला आयोजित करने जा रहा है। पंतनगर विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित होने वाले इस मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। मेले का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के साथ ही पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करना है। पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने दावा किया है कि राज्य में पहली बार इस तरह का बड़े स्तर पर कोई मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पशु प्रदर्शनी के साथ ही सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। मेले में सेल्फी पॉइंट के रूप में याक भी होगा, तो पशुओं का रैंप प्रदर्शन भी होगा। विजेता पशुपालक को 51,000 का इनाम दिया जाएगा।
हमारा ये पशुधन कौतिक का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे पशुपालक हैं वो नस्ल सुधार को समझे और नस्ल सुधार की दिशा में काम करें, ताकि वो अधिक से अधिक ऊन, अधिक से अधिक मीट, अधिक से अधिक मिल्क किस तरीके से यील्ड कर सकते हैं, उसके संदर्भित वहाँ पर कार्यशाला का भी आयोजन है। और आज के समय में क्या क्या तकनीकें चल रही हैं वो भी चीज़ों की जानकारी जो है हमारे जो पशुपालक हैं वो लेने का काम करेंगे। 30 नवंबर से आयोजित होने वाले प्रसिद्ध श्री सिद्धबली बाबा जयंती मेले को लेकर मंदिर समिति की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेले को लेकर मंदिर समेत पूरे परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है। वहीं मेले के दौरान किसी तरह का उपद्रव न हो, साथ ही यातायात सुचारू रहे, इसके लिए पुलिस की ओर से रोड मैप तैयार कर अलग से फोर्स मांग ली गई है। मेले में हर दिन तकरीबन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंचते हैं। ऐसे में यातायात एक बड़ी चुनौती होती है। 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलने वाले मेले के दौरान यातायात व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए नेशनल हाईवे 534 पर किमवई स्रोत चेक पोस्ट के आगे वाहनों की आवाजाही ठप रहेगी। इस दौरान सिर्फ पौड़ी, लिंसटाउन की ओर जाने वाली सवारी वाहनों को ही जाने दिया जाएगा। ये सिद्धबली मेला से संबंधित पिछली बार जो हमारी जैसी व्यवस्था थी वही व्यवस्था इस बार भी रहेगी। हमने पहले ही मीटिंग भी कर दी है मेला समिति के साथ भी, अन्य विभागों के साथ भी। ट्रैफिक व्यवस्था में विशेषकर क्योंकि हमारा यही एक रास्ता है मेन हाईवे, तो इसमें हम वाहनों को पुलिंदा रोड बैरियर पे रोक देते हैं। सिर्फ जो पहाड़ को जाने वाले पौड़ी, लेंसडाउन या सतपुली जाने वाले वाहन हैं उन्हीं को छोड़ेंगे, और जिस समय झांकियाँ निकलेंगी उस समय हैवी वाहनों को, बसों को और ट्रकों को रोक देंगे। अब बाकी बाज़ार में यदि भीड़ होती तो बाज़ार में हम यहाँ मस्जिद तिराहे से लेकर के वहाँ पनियाली पुल तक जो है उसमें हम डाइवर्ट कर देंगे। आगे से सिंगल रोड है, आगे में हम वहाँ पर बैरियर पे वाहनों को रोक देंगे। दूसरी पार्किंग हमारा उधर स्नेह की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को, वहाँ ग्रास्टनगंज में हमने एक पार्किंग बना रखी है, वहाँ भी हम पूरा मेला क्षेत्र को पूरा हम जीरो रखेंगे। पिथौरागढ़ में इन दिनों प्रादेशिक सेना की भर्ती चल रही है। भर्ती में देश भर के हजारों युवा भाग ले रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आए युवाओं के लिए ना तो यहाँ पर होटल है और ना ही धर्मशालाएं। ऐसे में यहाँ के लोगों ने मुफ्त में जगह जगह इन युवाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की है। यही नहीं, लोग भर्ती में आए युवाओं को अपने घरों पर ठहरा भी रहे हैं। पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना की भर्ती चल रही है, जिसमें हजारों लोग आए हुए हैं। उत्तर भारत के करीबन 20 से 25 हज़ार युवा इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस भर्ती के दौरान एक खास चीज़ यहाँ पर जो देखने को मिली है वो है अतिथि देवो भव की संस्कृति। ये भड़कटिया के इलाके में अभी हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के लोगों ने जो भर्ती में यहाँ पर युवा आए हैं देश के कोने कोने से, उनके लिए मुफ्त खाने की यहाँ पर व्यवस्था की है। आइए जानते हैं कितने लोगों को अभी ये खाना खिला चुके हैं और क्या व्यवस्था की है। पंकज, मैं आपसे जानना चाहूँगा। हम लोगों ने पिछले 2 दिनों से यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के गढ़वाल के इलाकों से और मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और यूपी के अन्य जिलों से आए हुए लोगों के लिए पंचायत घर में निःशुल्क रहने की व्यवस्था की गई है। और पिछले 2 दिनों से हम भंडारा चला रहे हैं निःशुल्क, जिसमें हम हजारों लोगों को भोजन करा चुके हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये देवभूमि में देवभूमि में आए हुए हर लोगों को ये अच्छा संदेश जाए कि देवभूमि में आए हुए लोगों को अच्छा संदेश जाए कि हम लोग जब भी पहाड़ जाएं तो उनका अतिथि देवो भव का सत्कार अभी भी जिंदा है। निश्चित तौर पे ये पहल काफ़ी सराहनीय है, खासकर उन युवाओं के लिए जो सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहते हैं। उनको यहाँ पर हर प्रकार की मदद स्थानीय लोग कर रहे हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़। देहरादून में घर बैठे मुनाफे का लालच देकर ठगी का बड़ा मामला सामने आया। डालनवाला में गुलाब जल की पैकिंग के व्यापार का लालच देकर सैकड़ों लोगों से लाखों की ठगी कर ली गई और इसके बाद आरोपी ठग अनूप दुबे और संतोष ऑफिस बंद करके फरार हो गए। लोगों को अपने साथ हुई ठगी का पता तब चला जब वो ट्रेनिंग और मुनाफे का हिस्सा लेने कंपनी के ऑफिस पहुंचे। वहां ताला लटका मिला। साथ ही जिस शख्स को कंपनी के चेयरमैन के तौर पर बताया गया था वो कंपनी का गार्ड निकला। हालांकि पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। के पास ज्वेलरी का, गुलाब जल की पैकिंग का, तो उसके लिए उनके पास ऑप्शंस थे कि मतलब आप 10,000 का ले सकते हैं, 20,000 का ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क मिलेगा। और उसकी ट्रेनिंग जो है 4 नवंबर को मिलेगी। जब हम लोग 4 नवंबर को यहाँ पे पेमेंट करने के बाद में आए तो यहाँ पे कोई भी नहीं था और जब हम लोग को कॉल किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। सैकड़ों लोग हैं इसमें जो पैसे, जिनका पैसा देके भाग गए हो, जिसमें हम भी हैं। जिस दिन ट्रेनिंग शुरू हुई थी हम सुबह आए थे यहाँ पे, तो उस दिन यहाँ बंद था, कोई भी नहीं था, तो फ़ोन सबके स्विच ऑफ आ रहे थे। एक ही आदमी था सोमपाल जो यहाँ मिला था,
अब बात उस समय ये मालिक कह रहा था अपने, अब कह रहा मैं नौकर था यहाँ का, एम्प्लॉय था यहाँ का। जो करणपुर चौकी इंचार्ज है उनको निर्देशित कर दिया गया है कि इसमें जांच कर लें और प्रॉपर तहरीर लेकर, एक तहरीर जो है संदर्भ जो सेक्शंस हैं 420 और ठगी के जो सेक्शंस हैं उनके तहत इसको दर्ज कर लें। आप सभी का उत्तराखंड को स्पिरिचुअल इको जोन बनाने का प्रधानमंत्री का सपना शायद पूरा न हो पाए, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसे हालात हो चुके हैं क्योंकि खुद आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। एक प्राइवेट आयुर्वेद कॉलेज खोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि जमीन का जुगाड़ करने से लेकर करोड़ों रुपए का कर्ज लेना पड़ता है। ये कहना है प्रदेश के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत का। 30 लाख रुपया से अधिक पर मंथ जो है स्टाफ का वेतन भत्ते देने होते हैं और कम से कम अगर 1 लाख हॉस्टल लगाकर अगर 1.5 लाख 2 लाख भी तो कम से कम 20 करोड़ से अधिक का खर्चा है और जमीन से अलग से है। सुना आपने, आयुष मंत्री खुद मानते हैं कि उत्तराखंड में आयुष इंडस्ट्री को डेवलप करना टेढ़ी खीर है। मतलब ये कि जब एक आयुर्वेद कॉलेज नहीं चल पा रहे हैं तो आयुर्वेद इंडस्ट्री को भूल ही जाइए और भूल जाइए वो बात कि जब इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को स्पिरिचुअल इको जोन बनाने की बात कही थी। मानते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि आयुष एक बड़ा सेक्टर है और देवभूमि से डेवलप होना चाहिए। अगर आयुर्वेद के डॉक्टर्स के लिए हम पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, एक तो इंस्टीट्यूट बंद होते हैं और नंबर 2 फिर हम आयुष को कैसे मान लें कि उत्तराखंड में आगे बढ़ेगा। यही मैं कह रहा हूं ना कि हम यही तो दिक्कत है कि अगर 80,000 फेस लेते हैं तो सारे कॉलेज बंद हो जाएंगे और केवल कॉलेज बंद हो तो एक लड़कों का बहुत से सवाल होगा कि उनको हम कहाँ रिस्कुल गुरुकुल में भी हमारी क्षमताएं इतनी नहीं है कि उतने बच्चों को हम एडजस्ट कर पाए। आयुष मंत्री हरक सिंह की बात से साफ है कि राज्य का आयुर्वेद में आगे बढ़ना मुश्किल है और प्रधानमंत्री का सपना पूरा होना भी। ऐसा तब है जबकि इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री की सोच को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने बेहतरीन बताया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, स्पिरिचुअल इको जोन की जो उन्होंने बात की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे संपूर्ण हेल्थ के लिए, वेलनेस सेंटर के लिए, पर्यटन के लिए, साहसिक खेलों के लिए, जड़ी बूटी खेती और आपको बागवानी और जो फ्लोरिकल्चर है आजकल बहुत ही विविध तरह के फूलों को सजाने का इस तरह का एक बहुत बड़ा मार्केट है। जिस उत्तराखंड में 5000 किस्म की जड़ी बूटियां हों और 800 से ज्यादा आयुर्वेद के इलाज में काम आने वाले पौधे हों, वहां के आयुष मंत्री का प्रधानमंत्री के सपने के सामने हथियार डाल देना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल खुद के हितों का भी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में गीतकार प्रसून जोशी को मानद उपाधि से नवाजा गया। होनहार छात्रों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मौजूद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि छात्रों को स्वरोजगार से भी जुड़ना चाहिए। वैदिक मंत्रों के साथ कुमाऊं विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह की शुरुआत कुछ इस कदर हुई। पहाड़ी परिधानों के साथ शोभा यात्रा से कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसके बाद राज्यपाल ने सभी होनहार छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया। वहीं इस बार फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और गीतकार प्रसून जोशी मानद उपाधि से नवाजे गए। मेरे लिए तो ये इस सम्मान में माटी की गंध है। इस सम्मान में मुझे बेड़ू भी दिखते हैं, इस सम्मान में मुझे काफल भी दिखते हैं, इस सम्मान में मुझे बुराश के फूल भी दिखते हैं, इस सम्मान में मुझे यहाँ की वादियों से आती हुई जो है एक आशीर्वाद की हवा भी दिखती है। तो मेरे लिए ये सम्मान ही नहीं है, ये भावनात्मक सम्मान भी है और मैं इसको हमेशा याद रखूँगा। मैं चाहती हूँ कि जो मैं सीख रही हूँ आगे सीखूंगी वो मैं आगे स्टूडेंट्स को भी बताऊँ। यही मेरा लक्ष्य है कि आगे मैं इन मेडिसिनल प्लांट्स को आगे अपने शोध कार्य के जरिए आम जनता तक पहुँचाऊँ। लेकिन खास बात ये थी कि पहली बार दीक्षांत समारोह के दौरान अतिथियों को अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम को स्मृति चिन्ह के रूप में दिया गया। इस दौरान राज्यपाल ने छात्रों से कहा कि वो स्वरोजगार को अपनाकर राज्य में पलायन को रोकने में मदद करें। विद्यार्थियों से हमने यही कहा है कि अपनी धैर्य, संयम और ओपननेस ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ें
जीवन में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ से जो सीखा है उसको भी वो अप्लाई करें। आज जितनी भी बच्चों को डिग्री मिली है उनको शुभकामनाएं तो दी हैं, साथ ही उत्तराखंड में जितनी जो अथाह संपदा है, चाहे वो जड़ी बूटियों के रूप में, चाहे वो जल के रूप में, चाहे वो प्रकृति के रूप में या पर्यटक के रूप में, वो अपना ध्यान यहीं लगाएं और इस उत्तराखंड को और अधिक उन्नत समृद्धशाली बनाने में अपना योगदान दें। बहरहाल कुमाऊं विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह ने कुछ नई परंपराओं को संजोया तो कहीं पहाड़ से जुड़ने का भी छात्रों को मंत्र दे दिया। मगर छात्रों को तो अपना भविष्य खुद तय करना है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।